स्वागत करते हैं आईएएस पीसीएस वॉरियर्स में 17 पीपीएससी मेंस में हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर में आज हम लोग टॉपिक उठाया है चंपारण सत्याग्रह। क्योंकि दो टॉपिक किसान आंदोलन से पूछा जाता है, एक तो शाहजानंद सरस्वती की भूमिका और दूसरा चंपारण सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह लगातार आपको बीपीएससी में पूछा जा रहा है शॉर्ट नोट फॉर्म में या फिर लॉन्ग क्वेश्चन में लगातार, या तो 38 में या फिर शॉर्ट क्वेश्चन में लगातार पूछा जा रहा है। ये प्रश्न बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि चंपारण सत्याग्रह जो है कंसेप्चुअल है, बाकी शाहजानंद सरस्वती की जो भूमिका है या फिर किसान आंदोलन है उसको आपने पीटी में काफ़ी डिटेल में पढ़ा होगा बिहार स्पेशल में, कि कैसे शाह मुहम्मद जुबैर की अध्यक्षता में स्टार्ट की गई। उसके बाद से प्रांतीय किसान सभा शाहजानंद सरस्वती ने स्टार्ट किया, 3-4 सम्मेलन हुए, 3 सम्मेलन उसके, वो सारे एकदम बेसिक है। जो नोट्स हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं आपको पेड बैच में, वहाँ से आराम से उसको केवल रीड करके आप समझ सकते हैं कि वो कहना क्या चाह रहा है। और चूंकि लॉन्ग क्वेश्चन में आते हैं शॉर्ट नोट्स टाइप का पूछेगा तो आसानी से आप उसको डील कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन एक कंसेप्चुअल टॉपिक था, इसको मैं चाहा कि इसको डिटेल में थोड़ा सा एनालिसिस कर दूँ। और एक चीज़ के लिए आपसे माफ़ी चाहते हैं कि जो मैंने कहा था 3 तारीख से बैच स्टार्ट करें, लेकिन हम लोग माफ़ी चाहते हैं उसके लिए, क्योंकि ऑलरेडी एडमिशन ज़्यादा हो चुका है। अब हम कोई नया बैच इनरोल नहीं करना चाहते हैं और यहीं पे हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको स्टॉप कर रहे हैं। और जिनको भी अभी एडमिशन चाहिए, क्योंकि अभी तक जो भी एडमिशन हो रहा है कल वाले टेस्ट का मतलब है 1 फरवरी का जो टेस्ट है, ये नया बैच ही है। अगर इनरोल होना है तो मैं पहले ही बता देता हूँ, आपको इसी में इनरोल किया जाएगा। जो टॉपिक वगैरह गए हैं आपको पर्सनली भेज दिया जाएगा, क्योंकि कल टेस्ट है तो आप चाहिए तो इससे आप इनरोल कर सकते हैं, या फिर पीछे का बैकअप आप अगर बाई दी वे कल टेस्ट हो जाता है तो फिर से हो जाएगा। तो जिनको इनरोल होना है आज कल में हो जाइए, कल टेस्ट है। बाकी न्यू बैच जो है 3 फरवरी वाला हम लोग लॉन्च नहीं करने वाले हैं। एक बार मैं बता दूं क्या क्या चीज़ें दी जाएगी, एक बार मैं बता दे रहा हूँ, चूँकि उसी पोस्टर से बताऊंगा ताकि आपकी चीज़ें क्लियर रहे। चूँकि इसी बैच को कंटिन्यू कर रहे हैं जो 27 से आपको होमवर्क वगैरह गया है, लेकिन इसका पहला टेस्ट जो है कल यानी कि 1 फरवरी को, और दूसरा टेस्ट जो है 2 फरवरी को होने वाला है। इसमें क्या चेंजेस किए गए हैं मैं बता दे रहा हूँ। बस फी जो है आपको घटा के कितना 1500 कर दिया गया है। अगर इनरोल होना है तो आपको इसी बैच में इनरोल होना पड़ेगा, बाकी इसके अलावा कोई बैच नहीं है, क्योंकि मैं ज़्यादा लोगों को इनरोल कर लूँ। ऑलरेडी हमारे पास 10 लोगों की लगभग टीम काम कर रही है और इससे ज़्यादा कैपेबिलिटी अभी हम लोग का नहीं है। तो फिर अगला जब होगा 71 उस समय देखा जाएगा। बाकी इनरोल जिनको होना है इसी बैच में अगर होना चाहते तो अंतिम है, इसमें आप हो सकते हैं। कल टेस्ट है, इसमें आप इनरोल कर लीजिए, नहीं तो आपको न्यू बैच कोई अब नहीं आएगा, ठीक है। क्योंकि मैंने अनाउंसमेंट किया था 3 तारीख से, लेकिन बस वही है कि सरस्वती पूजा के लिए 1500 में कर दिया हूँ फी को, लेकिन बैच नया कोई नहीं आएगा। आप इसमें आके रिकवर आसानी से कर सकते हैं, कुछ इसमें अभी हुआ नहीं है, ठीक है। 30 टेस्ट होगा, सेक्शनल प्लस फुल लेंथ होगा। एक वीक में 2 टेस्ट होंगे, बता दे रहा हूँ, GS1 GS2 और ऐसे होगा। पहले टेस्ट टॉपिक चला जाता है, उसका नोट्स चला जाता है, स्टडी मटेरियल जो कि ग्रुप में चला गया है। अब इनरोल होइएगा तो आपको पर्सनली आपको भेज दिया जाएगा। टेस्ट किससे होगा, व्हाट्सएप ग्रुप से होगा। फीडबैक दिया जाएगा, पर्सनल मेंटरशिप, रैंक, मार्क्स, टॉपर्स कॉपी, मॉडल आंसर वगैरह आपके प्रोवाइड कराया जाएंगे। ऑनलाइन क्लासेज होगा, गूगल मीट पे अवेलेबल कराया जाएगा, ठीक है। यही सारा डिटेल है आपका। चलिए हम लोग चलते हैं चंपारण सत्याग्रह डिटेल में हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। और आपको दिख रहा होगा 91 17 16 63 47 पे आप संपर्क कर सकते हैं। व्हाट्सएप करिएगा, कॉल इसमें नहीं लाएगा। अगर आपको कांटेक्ट करना होगा हम लोग कॉल कर लेंगे आपको, अगर बताइएगा कि बात करना है, ठीक है। चलिए हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज का स्टार्ट करें किसान आंदोलन को, तो सबसे पहले इसमें चंपारण सत्याग्रह इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। जो भी मीडियम को होगा आप चाहिए तो इसको आसानी से समझ सकते हैं, क्योंकि स्टोरी की तरह कोई भी मीडियम आसानी से समझ सकते हैं। हम डिस्कस करने वाले चंपारण सत्याग्रह के बारे में, और ये शाहजानंद सरस्वती की जो भूमिका है ऑलरेडी आप नोट्स में दिया जाएगा, ग्रुप में दिया गया है, आसानी से आप समझ सकते हैं। आप प्रीलिम्स में पढ़े हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। सबसे पहले शुरुआत करते हैं इसके बेस से, और क्या क्या इसमें चीज़ें देखेंगे हम लोग। सबसे पहले इसकी भूमिका जानेंगे, इसकी पृष्ठभूमि जानेंगे कि कैसे ये स्टार्ट हुआ, कैसे माहौल बना, आरंभ कैसे हुआ, विकास कैसे हुआ, इसके रिजल्ट्स क्या है, इसके परिणाम क्या, इसका इंपॉर्टेंस क्या है, इसका रेलेवेंस क्या है और इसका महत्व क्या है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं, और ये सब केवल क्या बेसिक दिया है, इस पर जानने की आपको जरूरत नहीं है। हम आते हैं सीधे टॉपिक पे, और कहानी क्या है, कहानी पे समझते हैं। कहानी ये था, मेन मुद्दा कहानी का होता है। कहानी ये था कि जब अंग्रेज हुआ करते थे 20वीं शताब्दी में, तो उस समय क्या हुआ कि यहाँ पर व्यवसायिक खेती को ज़्यादा बढ़ावा देते थे। व्यवसायिक मतलब कमर्शियल क्रॉप्स जितने होते थे, जैसे मानिए गन्ना हो गया, नील हो गया, ऐसे खेती का ज़्यादा बढ़ावा देते थे, क्योंकि इससे भारत को कच्चा माल का ये लोग क्या समझते थे, रोज रॉ मटेरियल जो भी होते थे उसका ये समझते थे कि बाजार है, और यहाँ से माल लेके और बना हुआ निर्मित वस्तुओं का बाजार के रूप में ये लोग यूज़ करते थे। चूँकि क्या हुआ कि उस समय क्या था, ये लोग नील से क्या बना, नील से कपड़े आप कलर करते थे ना, आपको याद होगा, तो नील से ये लोग कपड़े कलर किया जाता था। तो चूँकि ये लोग नील से ही, नील की खेती की जाती थी, और उससे ये लोग बना के अपने रूप में और नील का प्रयोग करते थे। और ये खेत कौन करता था, खेती कौन करता था, ये हमारे यहाँ के किसान करते थे, और गोरे बगान मालिक इनसे करवाते थे, जो अंग्रेजों के
तरफ से काम करते थे। 3/20 खेती में इनको क्या करना था, नील खेती, क्योंकि कई लोगों को स्टोरी ही पता नहीं है। मतलब कि 20 कट्ठा खेती में से 3 कट्ठा खेती इनका नील की खेती अनिवार्य किया गया था। लेकिन एक्चुअली कहानी क्या थी आप समझिए। जर्मनी में क्या हुआ कि कृत्रिम डाई स्टार्ट हो गया, यानी कि आर्टिफिशियल कलर बनना स्टार्ट हो गया। आपको पता है जब चीज़ें आर्टिफिशियल स्टार्ट हो जाती हैं तो नेचुरल चीज़ों की वैल्यू कम हो जाती है। क्योंकि आपने कई चीज़ें देखा हो कि मेहंदी वगैरह भी देखिएगा तो मेहंदी पहले पत्तों से लगाया जाता था, लेकिन अब जब से वो पैकेट वाला या फिर आर्टिफिशियल आ गया तुरंत लगाइए, कहानी खत्म। तो उसका वैल्यू कम होते जाता है। वही हाल यहाँ पर हुआ। चूंकि आर्टिफिशियल कलर स्टार्ट हो गया, वहां पर कृत्रिम रंगों का प्रयोग स्टार्ट हो गया जर्मनी वगैरह में, तो नील का वैल्यू धीरे धीरे कम होने लगा। अब चूंकि दोनों तरफ से दबाव था, एक तो जो चीज़ की डिमांड नहीं है आप खेती करवाना चाहेंगे नहीं, तो गोरे बागान मालिक जो थे वो चाहते नहीं थे कि खेती ये लोग करें। और चूंकि पहले से भी किसान इससे क्या थे, त्रस्त थे, क्योंकि नील से क्या होता था, भूमि क्या होती थी, मतलब कि अनफर्टाइल हो जाती थी, अनवरक हो जाती थी। तो ये दोनों इससे छुटकारा चाहते थे। और अंग्रेज भी चाहते थे, क्या गोरे बागान मालिक चाहते थे कि हम इसका खेती नहीं करवाएं, क्योंकि वहां तो कृत्रिम कलर स्टार्ट हो चुका है, तो इसका कोई इंपॉर्टेंस मांग ज़्यादा है नहीं अब। लेकिन इसका ये लोग फायदा उठाना चाहे और ये कहे कि अगर आप इस खेती को छोड़ना चाहते हैं, गोरे बागान मालिक ने किसानों से कहा कि अगर इस खेती को आप छोड़ना चाहते हैं तो आपको इसके लिए कर देना पड़ेगा इतना। मेन मुद्दा यही था आंदोलन का। 3/20 खेती का मेन मुद्दा नहीं था। मुद्दा ये था कि वो लोग खेतों से, अगर आप खेती छोड़ना चाहते हैं नील का, तो आपको ये देना पड़ेगा, क्योंकि किसान खुद छोड़ना चाहते थे और गोरे बागान मालिक अब करवाना भी नहीं चाहते थे। तो ये लोग इसके लिए एक टैक्स अदा करने के लिए कहे, जो कि अच्छा खासा रकम हुआ करता था, जो किसान देने से मना किए। और किसान चूंकि खुद गरीब हुआ करते थे, उसी समय लखनऊ अधिवेशन में, यहाँ आइएगा तो 1916 में एक लखनऊ अधिवेशन कांग्रेस का होता है। उसी में समय इस बातों को उठाया जाता है और गांधी जी को इस चीज़ से अवगत कराया जाता है। और गांधी जी को आमंत्रित किया मुरली भरवा गांव के एक थे चंपारण के, जिनका नाम था राजकुमार शुक्ल, उनका नाम आपने सुना होगा। उन्होंने कहा कि गांधी जी, किसानों पे अत्याचार हो रहा है, बिहार में आइए और चंपारण सत्याग्रह का नेतृत्व करिए। लेकिन सबसे पहले गांधी जी कहाँ जाते हैं, सबसे पहले पटना आते हैं और पटना आके कई लोगों से मुलाकात करते हैं। अप्रैल 1997 में 1917 में पटना आते हैं, कई लोगों से मुलाकात करने की कोशिश करते हैं, लेकिन इनकी बातों को सब लोग नज़रअंदाज करते हैं और कोई इनकी बातें सुनता नहीं है। जब ये चंपारण की तरफ, मोतिहारी की तरफ रुख करते हैं, तो इनको खेतों में और किसानों के पास जमा होने से, जाने से और उनके क्षेत्रों में प्रवेश करने से और एंट्री करने से मना किया जाता है कि आप नहीं जा सकते हैं। और इन पे क्या किया, मुकदमा भी चलाया जाता है। लेकिन समय था फर्स्ट वार और वर्ल्ड वार का, प्रथम विश्व युद्ध का, तो कहीं ना कहीं अंग्रेज भी इस चीज़ से डर रहे थे, क्योंकि भारतीय नेताओं का भी क्या चाहिए था, उनका सहयोग चाहिए था प्रथम विश्व युद्ध में। तो ये सोच रहे थे कि अगर ज़्यादा इनको पाबंदी लगाएंगे तो हम लोगों से क्या हो जाएंगे, नाराज हो जाएंगे और प्रथम विश्व युद्ध यानी कि फर्स्ट वर्ल्ड वार में हमारा साथ नहीं देंगे लोग। तो यही कहानी होती है। और ये क्या करते हैं, बाद में गांधी जी को चंपारण में एंट्री करने का मौका दिया जाता है और ये चंपारण में जाते हैं, किसानों से मिलते हैं, उनसे अवगत होते हैं। उसके बाद इनसे एक कमेटी बनती है लास्ट में, इसको कहा जाता है चंपारण कृषि समिति, एग्रेगेरियन कमेटी कहा जाता है इसको। FG सलाई जो होता है उसकी अध्यक्षता में कमेटी बनती है। और इस कमेटी में क्या क्या बातें कही जाती है, इसमें ये कही जाती है, इसके मेंबर्स को देख लीजिए, 5 मेंबर्स हुआ करते हैं, जांच समिति थी ये। और इसमें ये कहा जाता है कि जो बढ़ा हुआ लगान है उसका 1/4 अगर वसूली कर लिए हैं, अगर मानिए कि जो आपने बढ़ाया है, अगर वसूली पहले से कर लिया, जो किसान दे दिया है पैसा, उसका 1/4 भाग छोड़ के 3/4 भाग वसूली किया जाए। मतलब कि बढ़े हुए लगान के 1/4 भाग छोड़ दिया गया तथा 3/4 का ही क्या किया गया, वसूली किया गया। मतलब कि पहले जो वसूली किया गया था ये इतने कम पे वसूली किया गया, ठीक है, मतलब 25%। आगे देखिए तो चीज़ें समझ में आएगी। जो राशि नगद के रूप में वसूली गई उसका 25% भाग किसानों को वापस कर दिया गया। जो पैसा ले लिया, मानिए 100 रुपये ले लिया टैक्स के रूप में किसानों से, तो उसका 25% वापस कर दिया गया और 75% यानी 75 रुपया रख लिया गया। किसके द्वारा, गोरे बागान मालिकों के द्वारा। 3 कट्ठिया पद्धति को समाप्त कर दिया गया, यानी कि 3/20 जो नील की खेती करनी थी 20 कट्ठा में, इसको भी समाप्त कर दिया गया। और ये कह सकते हैं कि गांधी जी की महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। अब पूछता है कि इंपॉर्टेंस क्या था आंदोलन का, ये पूछा जाता है। आते हैं इस पे। इंपॉर्टेंस इसलिए था कि 1917 का चंपारण सत्याग्रह न सिर्फ किसानों आंदोलन की दृष्टि से बल्कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के विकास की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण बिंदु, परिवर्तनकारी बिंदु माना जाता है। ये लाइन सेम मेंस में पूछा गया है कि क्यों चंपारण सत्याग्रह को एक परिवर्तनकारी बिंदु माना जाता है। इसका रीजन ये होता है क्योंकि ये न केवल किसान आंदोलन था बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर काफी इंपॉर्टेंस आंदोलन माना जाता है और गांधी जी का पहला सत्याग्रह कहा जाता है, क्योंकि इसमें कई बातों को पहली बार हुई जो आज तक नहीं हुई थी, इसीलिए इंपॉर्टेंट है। पहला इंपॉर्टेंट चीज क्या हुआ कि पहली बार गांधी जी भारतीय
संदर्भ में सत्याग्रह का पहला प्रयोग गांधी जी का माना जाता है, इसीलिए इस आंदोलन का एक अलग ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंस है, क्योंकि गांधी जी का ये पहला सत्याग्रह कहा जाता है। दूसरा था कि किसानों के मुद्दों को पहले पहले राष्ट्रीय स्तर पर ना उठा के क्षेत्रीय स्तर पर उठाया जाता था, लेकिन किसानों के मुद्दों को पहली बार राष्ट्रीय स्तर पर उठाया गया था। अगला देखा जाए तो किसान समस्या को लेकर किए गए आंदोलन ने गांधी जी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नेतृत्व मिला, इसका लोगों ने इसमें भागीदारी अपनी दिखाई। अगर आगे देखा जाए तो लिखा हुआ अगले पॉइंट में कि अगर चंपारण सत्याग्रह को किसी आंदोलन विभिन्न तत्वों जैसे उद्देश्य, नेतृत्व, संगठन, विचारधारा, कार्यक्रम, जनसहभागिता, उपलब्धियों का स्तर पर देखा जाए तो अब एक एक स्तर पर इसका इंपॉर्टेंस हम देख सकते हैं कि उद्देश्य के स्तर पर इंपॉर्टेंट कैसे था इस आंदोलन का। अब इसमें पढ़िएगा तो लिखा है कि उद्देश्य के स्तर पर किसानों के शोषण मुक्ति का स्वर इस सत्याग्रह का स्पष्ट मुद्दा था कि हमें क्या करेंगे। उद्देश्य क्या है इस आंदोलन का? यही उद्देश्य है कि किसानों को हम क्या करेंगे, शोषणकारी रवैये से, हम अंग्रेजों के शोषणकारी रवैये से हम मुक्ति दिलाएंगे। इससे प्रेरित होकर आगे राष्ट्रीय आंदोलन भी हुए और इसमें कई सारे शोषणकारी रवैये को क्या किया गया, मतलब कि खत्म किया गया। तो ये एग्जाम्पल बना उद्देश्य के स्तर पे कि इसी चंपारण सत्याग्रह से मोटिवेट होकर आगे के आंदोलनों में इस तरह के उद्देश्य को अपनाया गया कि अंग्रेजों से क्या है, जो शोषणकारी नीति है अंग्रेजों की, उसको हम क्या करेंगे, निजात पालेंगे। आंदोलन का अगर उससे उद्देश्य के स्तर पर स्पष्ट रूप से यही चीजें था कि शोषणकारी अंग्रेजों की जो रवैया है उससे मुक्ति पाना है। और आगे के आंदोलन में देखा गया, उदाहरण के लिए असहयोग आंदोलन में देखा जाएगा तो असहयोग आंदोलन में एक उद्देश्य था स्वराज्य की प्राप्ति, यानी कि इसी चंपारण सत्याग्रह से हर आंदोलन का एक एक अपना उद्देश्य रखा गया। जैसे कि आपको असहयोग आंदोलन में स्वराज की प्राप्ति उद्देश्य रखा गया, साथ ही किसानों को जागरूक करके जमींदारों से ही नहीं बल्कि ब्रिटिश शासन से मुक्ति दिलाने के लिए क्या करी, ये नींव मानी जाती है ये आंदोलन। अगर लीडरशिप के स्तर पर देखा जाए, नेतृत्व का स्तर पर देखा जाए तो गांधी जी एक प्रकार से इसी सत्याग्रह को व्यापक परिप्रेक्ष्य में स्थापित होते ही न सिर्फ जनता को एक बड़े भाग किसानों के बीच अपनी पैठ बनाकर, बल्कि नेतृत्व के स्तर पर लंबे समय से चले आ रहे नरमपंथी एवं गरमपंथी संघर्ष में अपना सम्मिलित दृष्टिकोण को स्थापित कर शांतिवादी तरीकों में गांधी जहां नरमपंथी है वहीं कानून तोड़ने की निर्भीकता में गरमपंथी है। नेतृत्व का स्तर पर बात किया जाए तो दोनों तरह से गांधी जी इस आंदोलन में पार्टिसिपेट किए, एक तरह से गरमपंथी के रूप में और नरमपंथी के रूप में। यानी कि गांधी जी का नेतृत्व का स्तर पर काफी अच्छा लीडरशिप था और इसी तरह का लीडरशिप आपको देखने को मिला 1930 में, यानी कि सविनय अवज्ञा आंदोलन में, और 1920 में असहयोग आंदोलन में। यानी कि इस आंदोलन का लीडरशिप आगे काम आया, तो कहीं ना कहीं इस आंदोलन का इंपॉर्टेंस रहा होगा। और ऑर्गेनाइजेशन के स्तर पर देखा जाए, संगठन के स्तर पर देखा जाए तो एक प्रकार से कांग्रेस पहली बार किसान के मुद्दे को स्पष्ट रूप से अपना नीति बनाई, क्योंकि कांग्रेस के द्वारा कभी किसान के मुद्दों को राष्ट्रीय स्तर पर यानी कि कांग्रेस के मंच पर नहीं रखा गया, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन के तहत देखा जाए तो पहली बार किसी ऑर्गेनाइजेशन में किसान के मुद्दे को पहली बार रखा गया। तो ये इंपॉर्टेंस है और आगे के अन्य आंदोलन में देखने को चीजें मिली थी। विचारधारा के स्तर पर अगर देखा जाए तो विचारधारा के स्तर पर इस सत्याग्रह के दौरान अहिंसा को आधार बनाया गया और इसी अहिंसा को आगे दिखेगा तो आपको असहयोग आंदोलन या फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन में भी अपनाया गया। तो कहीं ना कहीं इसी से मोटिवेटेड था, इसीलिए विचारधारा के स्तर पर भी क्या है, इसका इंपॉर्टेंस है। अगर कार्यक्रम के स्तर पर देखा जाए तो गांधी उनके सहयोगियों द्वारा विभिन्न प्रकार के रचनात्मक कार्य किए गए, यानी कि चरखा वगैरह की आगे बातें कहा जाए तो किसान आगे यही चरखा वगैरह इसी से मोटिवेट होकर अपनाया गया। जन सहभागिता के स्तर पर बात की जाए कि लोगों को पार्टिसिपेशन, पीपुल पार्टिसिपेशन की बात की जाए तो इस सत्याग्रह से कई ऐसे नेता जुड़े जो आगे चल के अन्य राष्ट्रीय आंदोलन में पॉपुलर हुए, क्योंकि यही आंदोलन था जिसमें राजेंद्र प्रसाद भी जुड़े थे, यही आंदोलन था जिसमें जेबी कृपलानी भी जुड़े थे और यही आंदोलन था जिसमें आपको अन्य पत्र पत्रिकाएं भी इसमें पॉपुलर हुई और ये आगे चल के राष्ट्रीय स्तर के नेता बने। तो कहीं ना कहीं राजेंद्र प्रसाद का पॉपुलैरिटी इसी आंदोलन से हुआ जो आगे के आंदोलनों में क्या हुआ, महत्वपूर्ण भूमिका निभाए। सपोज करिए असहयोग आंदोलन 1920 में वकालत उन्होंने छोड़ी थी। जेबी कृपलानी भी यहीं से पॉपुलर हुए जो आगे चल के ये पॉपुलर। मत कहने का मतलब कि इस आंदोलन से जनसहभागिता जो पीपुल पार्टिसिपेशन हुआ वो आगे के चल के आंदोलनों में काफी काम किया और इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाया, इसीलिए इंपॉर्टेंस कहा जा सकता है। अगर कंक्लूजन निकाला जाए तो आप इसको इस तरह से कंक्लूजन इसका लिख सकते हैं कि जहां तक उपलब्धि की बात है, यद्यपि 25% लगान को ही कम किया गया, फिर भी यह तत्कालिक संदर्भों में बड़ी बात थी। इससे क्योंकि ये कहना चाहते थे ना कि अंग्रेजों से कम भी करवाना बड़ी बात था, 1 रुपया भी कम करवाना बड़ी बात है। कम हुआ ना, यानी कि उनको झुकाया गया ना, यही कह रहा है कि जहां तक की उपलब्धि की बात है तो यद्यपि 25% लगान को ही कम किया गया, फिर भी यह तत्कालिक संदर्भों में बड़ी बात है। इससे आगे के किसान आंदोलन जैसे खेड़ा बारदौली आदि के लिए उत्साह एवं प्रेरणा का संचार हुआ कि लोगों में मोटिवेशन आया कि कम से कम अंग्रेज झुके तो सही ना। एक और ध्यान देने वाली बात यह है कि जिस प्रकार 1776 की अमेरिकी क्रांति की प्रतिक्रिया में स्टाम्प एक्ट के विरोध में के पश्चात उसे वापस ले लिया गया। जैसे कि अमेरिका में देखिएगा तो 1776 में स्टाम्प सत्याग्रह हुआ था जिसमें स्टाम्प टैक्स को क्या किया गया, स्टाम्प एक्ट को वापस लिया गया। तो उसी तरह की उपलब्धि देखी जाती है किससे,
ये चंपारण सत्याग्रह में कि विरोध के पश्चात उसे वापस ले लिया गया था, विरोधी प्रतिक्रिया तेज हो गई थी। वैसे ही समिति के स्तर पर ही सही चंपारण सत्याग्रह से कर के दरों में कमी करना एवं वसूले गए कर का 1/4 भाग को वापस करना आंदोलन के लिए निस्संदेह प्रेरणादायक था। यानी कि जो कलेक्ट कर लिए थे उसका 1/4 यानी कि 4 भाग में से 1 भाग यानी कि 100 में से 25 वापस कर देना और कलेक्ट करने का दर को भी कम किया गया। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि चंपारण सत्याग्रह भारत में गांधीवादी आंदोलनों का प्रथम सोपान था, साथ ही कई दृष्टियों से किसान एवं भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का परिवर्तनकारी बिंदु था। क्योंकि ये प्रश्न सेम ये हुबहू पूछा गया है, इसीलिए इसी लाइन को देख के पूछा गया था और 66 पीएससी में फिर रिपीट किया उसी क्वेश्चन को और फिर रिपीट होगा। आपको देखना 17 में भी इस तरह का प्रश्न, आप इस बात को ध्यान रखिएगा। मैं कह रहा हूँ अगर जुड़ना चाहते हैं तो इसी बैच में जुड़ जाइए, क्योंकि आगे के बैच अब नहीं आएंगे, मैं पहले ही अनाउंस कर दे रहा हूँ। 91 17 16 63 47 पर आप व्हाट्सएप करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं। सेशन देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसके आगे किसान आंदोलन वाला है और किसान आंदोलन में शाहजानंद सरस्वती की भूमिका, रोल ऑफ शाहजानंद सरस्वती इन प्रेजेंट मोमेंट, तो आप उसको आसानी से पढ़ के समझ सकते हैं नोट्स के माध्यम से। सेशन देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लव यू ऑल, थैंक यू सो मच।